दहेज में आई 4 सौतन। माया एक बहुत ही अमीर खानदान से थी और उसके पिता ने उसकी हर ख्वाहिश को हमेशा पूरा किया था। आज उसकी विदाई हो रही थी। बेटी, हमेशा अपना ध्यान रखना और परिवार वालों को खुश रखना। कभी भी मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अब वही तेरा घर परिवार है। माया की माँ सोनिया ने भी उसे प्यार से समझाया। हाँ माया बेटा, अब से तेरी सास ही तेरी माँ है, लेकिन कभी कभी मुझे भी याद कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को हमेशा खुश रखेगी और उनकी सारी ख्वाहिशों का अच्छे से ध्यान रखेगी। माँ, मेरी विदाई हो रही है, आप ये सब बोलकर मुझे और ज्यादा भावुक मत कीजिए। माया की विदाई हो जाती है और साथ में उसका ट्रक भरकर दहेज भी पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी देर में माया और प्रमोद की गाड़ी दहेज के ट्रक के साथ प्रमोद के घर के बाहर आकर रुकी। पड़ोसी ये दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगे। अरे बाबा, माया तो अमीर घर से है, बहुत सारा दहेज लेकर आई होगी। अब तो प्रमोद के परिवार वालों के दिन बदल जाएंगे। लगता है पूरा फर्नीचर नया लेकर आई है। कुछ भी कहो, मोटी पार्टी को समधी बनाए, ये सब कुछ तो होना ही था। चलो अच्छा है, इसी बहाने हमारे पड़ोस में अमीर बहू आई। अब देखते हैं कि इस घर में रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं या ये लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और ये कैसी बातें करते हो? जो बहुत दहेज लेकर आती है वो कभी भी अपने सास ससुर के आगे झुक कर ना रहती। उसे तो ऐसा लगता है कि थोड़े से दहेज से उसने पूरे ससुराल को खरीद लिया। अब मजा आएगा जब माया अपने ससुराल वालों को उंगलियों पर नचाएगी। सब लोग यही सब बातें कर रहे थे। वहीं पास में आरती की थाल लेकर खड़ी हुई मीनाक्षी ये सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर पहले तक वो अपनी बहू के आने से बहुत ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, अचानक ही वो चमक फीकी पड़ जाती है और वो खुद से कहती है, दहेज ने पूरी ससुराल को खरीद लिया, उंगलियों पर नचाएगी वो। क्या ये सच है? क्या इतना सारा पैसा और सामान मेरी बहू को मुझसे दूर कर देगा? क्या वो प्यार और इज्जत से नहीं बल्कि घमंड से इस घर में राज करेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो हमेशा बेटे और बहू दोनों के लिए बराबर प्यार सोचा था, पर ये लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई। उसे अपनी सालों पुरानी आदत की याद आई कि चाहे मन में कितना भी तूफान हो, घर की इज्जत के लिए हमेशा चेहरा शांत और खुश दिखना चाहिए। इसलिए वो जोर से हंसने का नाटक करती है। अरे वाह बेटा, तुम दोनों आ गए, कितनी देर लगा दी। माया, अंदर आओ मेरी बच्ची। मीनाक्षी ने दरवाजे पर खुशी का प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी आंखें माया के पीछे खड़ी ट्रक पर गई, जो उसके साथ साथ उसकी खुशी को भी कमजोर कर रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, महंगी साड़ी और जेवरों में सजी हुई। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। नमस्ते माँ जी। रस्मों के अनुसार माया ने चावल का कलश उल्टा और मीनाक्षी ने उसे रोककर कहा, रुको, पहले ये दरवाजा साफ करवा दो। ये तुम्हारी पहली रसोई है, लक्ष्मी का पैर पड़ना चाहिए। मीनाक्षी ने एक नौकरानी को तुरंत पानी लाने के लिए कहा। तभी घर के अंदर से एक वृद्ध महिला की आवाज आई, जो आवाज में कठोर थी। मीनाक्षी, ये दरवाजे और आंगन की रस्में कब तक चलेंगी? सूरज डूबने वाला है, अंदर बुलाओ उसे। वैसे भी ये लड़की इतनी देर लगाकर आई है जैसे हम भीख मांग रहे थे। मीनाक्षी का चेहरा उतर गया। ये आवाज थी श्रीमती कमला देवी की, जो प्रमोद की दादी थी और घर की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली सदस्य थी। मीनाक्षी ने जल्दबाजी में माया की आरती की और उसे अंदर आने को कहा। जैसे ही माया ने घर में पहला कदम रखा, उसकी नजरें सामने बैठी 4 महिलाओं पर टिकी। ये 4 महिलाएं घर के मुख्य हॉल में एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठी थीं और सभी माया को घूर रही थीं। ये सभी महिलाएं बेहद सादे कपड़ों में थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी तीखी चमक थी। माया, तुम्हें सबसे मिलना है। मीनाक्षी सबसे पहले एक महिला के पास गई, जो लगभग 70 साल की थी। ये है कमला देवी, प्रमोद की दादी। कमला देवी ने ऊपर से नीचे तक माया को देखा और फिर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक कटाक्ष था। तो ये है वो पहली सौतन, इतनी चमक दमक के साथ आई है कि हमारी आंखें चौंधी आ गईं। बेटा, इतना गहना पहनकर मत घूमना, इस घर में सादगी से रहना होता है। माया चौंक गई और उसने सोचा कि ये कैसा शब्द था। उसने झट से मीनाक्षी की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी।
मीनाक्षी ने तेजी से माया को आगे खींचा और दूसरी महिला के पास गई। ये महिला लगभग 50 साल की थी, जो एक कोने में बैठी थी और किसी कड़वे फल की तरह दिखाई दे रही थी। ये है विमला देवी, प्रमोद की बुआ। विमला देवी ने उठने की भी जहमत नहीं की और सीधे सीधे कहा, सुन माया, तुम जो भी चीजें लाई हो वो सब हमारी जरूरत से ज्यादा है। हमने सुना है कि तुम गलत खर्च करने वाली हो। इस घर में दूसरी सौतन का काम है सब कुछ बचाना। खर्च करने से पहले 10 बार सोचना। माया को अब गुस्सा आने लगा था। ये अपमानजनक व्यवहार क्यों, और ये सौतन शब्द का क्या मतलब था? मीनाक्षी बिना कुछ कहे माया को तीसरी महिला के पास ले गई। ये महिला लगभग 30-35 साल की थी और ये है राधिका, प्रमोद की बड़ी बहन। अरे आ गई तुम। तुम्हें पता है इस घर में साफ सफाई की बहुत इज्जत है। तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, शायद तुम्हें झाड़ू लगाना ना आता हो, पर ये मत भूलना कि इस घर में तीसरी सौतन का काम है हर चीज को चमकाना। अब माया का चेहरा तमतमा गया। उसने मीनाक्षी को तेज नजर से देखा। माँ जी, ये सब क्या है? ये सौतन शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? चुप, अभी सवाल मत करो। मीनाक्षी माया को घसीटते हुए चौथी महिला के पास ले गई। उनकी उम्र भी लगभग मीनाक्षी जितनी थी, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और ये है सरोज, प्रमोद की चाची। देखो नई बहू, मैं हिसाब रखती हूँ। तुम जो भी लेकर आई हो उसकी एक एक चीज का हिसाब चाहिए। जरा सी हेरा फेरी हुई तो तुम जानती हो क्या होगा। घर में चौथी सौतन का काम है हरदम नजर रखना। ये सुनते ही माया के सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। 4 सौतन? ये कैसी जगह है? मैं यहाँ इन लोगों का अपमान सहने नहीं आई हूँ। मैंने क्या गलती की है? क्या मैंने ज्यादा दहेज लाकर गलती कर दी? कमला देवी, विमला देवी, राधिका और सरोज ये चारों एक साथ उठ खड़ी हुई और माया के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। गलती ये है कि तुमने इस घर को एक बाजार समझ लिया जहाँ पैसे से इज्जत खरीदी जा सकती है। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो जो तुम इस घर की बहू बनी हो। इस घर में रहने के लिए तुम्हें इन 4 सौतनों की शर्त पूरी करनी होगी। और ये 4 सौतन कोई महिलाएं नहीं, बल्कि इस घर के 4 नियम हैं। हाँ माया, ये हमारे खानदान की अजीब परंपरा है। यहाँ हर नई बहू को इन 4 सौतनों को अपने वश में करना होता है। मीनाक्षी ने एक एक कर उन चारों औरतों की तरफ इशारा किया, जिनके चेहरे अब अचानक शांत और गंभीर हो गए थे। तुम्हारी पहली सौतन है कमला दादी का मतलब था कि तुम्हें अपनी चमक दमक कम करके सादगी अपनानी होगी। मीनाक्षी ने विमला बुआ की तरफ इशारा किया। तुम्हारी दूसरी सौतन है संघर्ष। विमला बुआ का मतलब था कि तुम्हें फालतू खर्च बंद करके बचत करनी होगी। मीनाक्षी ने राधिका दीदी की तरफ इशारा किया। तुम्हारी तीसरी सौतन है सेवा। राधिका दीदी का मतलब था कि तुम्हें साफ सफाई के साथ साथ ड्यूटी को अपनाना होगा। और अंत में मीनाक्षी ने सरोज चाची की तरफ इशारा किया। और तुम्हारी चौथी सौतन है सत्य। सरोज चाची का मतलब था कि तुम्हें हर खर्च, हर बात का हिसाब ईमानदारी से रखना होगा। ये चारों सौतन सादगी, बचत, सेवा और सत्य, अगर कोई बहू इन्हें अपना लेती है तो वो पूरे घर की रानी बन जाती है। इन्हें वश में करोगी तो इस घर में तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। माया हैरान होकर मीनाक्षी को देखती रही। ये अजीबोगरीब परीक्षा थी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये 4 सौतन असल में 4 गुण थे। मैं समझ गई माँ जी, मैं इन चारों सौतनों को अपनाऊंगी। पर एक बात याद रखना, मैं दहेज नहीं बल्कि अपने गुण इस घर में लेकर आई हूँ। मैं इन चारों सौतनों को अपने वश में करके दिखाऊंगी। कमला देवी, विमला देवी, राधिका और सरोज अब मुस्कुरा रही थी। ये शायद पहली बार था जब किसी नई बहू ने इतनी दृढ़ता दिखाई थी। अब आगे की कहानी में देखना होगा कि क्या माया इन 4 गुणों को अपनाकर इस घर में अपनी जगह बना पाती है या ये सौतन उसे कमजोर कर देती हैं। का है ऐसे मुंह फुलाए काहे बैठा है? मुझे गर्मी लग रही है माँ। ये क्या पहना दिया ये मुझे? अरे पगले, शादी है तेरी, और अगर आज नहीं सजेगा फिर कब सजेगा? और देखना, बहू को देखकर सारी गर्मी भाग जाएगी तेरी। हाँ। क्यों, वो क्या मेरे लिए एसी लेकर आएगी अपने साथ? चल पगला कहीं का। वैसे माँ, वो दहेज में एसी की बात हुई तो थी ना? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। बेचारी संगीता के बाबा किसान है, कहाँ से लाके देंगे वो तुझे एसी? एक छोटा कूलर आ रहा है, उसी में पानी भर के जितनी मर्जी चलाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कूलर। हाँ तो ठीक है, तू मुझे दे देना, मैं सोऊंगी आराम से कूलर में। उस दिन सोनू और संगीता की शादी थी। सोनू देखने में काफी हैंडसम था तो संगीता भी कम सुंदर नहीं थी, और वो सोनू को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। बस दिक्कत ये थी कि पिता की मौत के बाद सोनू 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और एक दुकान में काम करने लगा, और इसीलिए उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर शादी के बाद, मुबारक हो बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। भगवान करे तुझे खूब सुख मिले।
तू हमेशा खुश रहे। क्या माँ, कैसे खुश रहूंगा मैं? दहेज के नाम पर बस कुछ बर्तन, एक साइकिल, छोटा सा कूलर और ये गिने चुने कपड़े लिए हैं तुमने। अरे कम से कम एक मोटरसाइकिल और एक एसी तो मांग लेती। तेरे एसी की ऐसी की तैसी, तुझे समझाया था ना। और वैसे भी हमें दहेज नहीं, एक अच्छी पत्नी चाहिए थी तेरे लिए, जो तुझे मिल गई है, समझा? असल में सोनू जिस दुकान में काम करता था वो बहुत बड़ी दुकान थी और वहां ग्राहकों के लिए कई एसी लगे हुए थे और इसीलिए सोनू को भी एसी की आदत लग गई थी। उसकी माँ तो गर्मी झेल लेती थी, लेकिन घर आते ही सोनू की हालत खराब हो जाती थी। इसलिए वो चाहता था कि उसे दहेज में कम से कम एक एसी तो मिल ही जाए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी पत्नी संगीता से नाराज रहने लगा। और फिर 1 महीने बाद, हे भगवान, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही है जो ये मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। क्या करूं? संगीता, मैं आज थोड़ा देर से घर आऊंगा, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, दोस्तों के साथ बाहर ही खाऊंगा। अरे कभी इस बेचारी को भी बाहर ले जाया कर। रामकली ने डांट कर सोनू को कहा तो सोनू मुंह बनाकर वहां से चला गया। सोनू दहेज में एसी ना मिलने के लिए संगीता को ही जिम्मेदार मानता था। उधर बेचारी संगीता अपनी गरीबी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया। इस बीच संगीता के पिता की मौत हो गई और फिर रामकली भी चल बसी। अब घर में सिर्फ सोनू और संगीता ही बचे थे। लेकिन असल में संगीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सोनू उससे ज्यादा बात नहीं करता था, जबकि संगीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। नाश्ता तैयार है? हाँ जी तैयार है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं कुएं से आपके लिए ठंडा पानी निकाल लाती हूँ। बाथरूम में बहुत गर्म पानी आ रहा होगा। अगर मेरी इतनी चिंता होती तो अपने बाबा से कहकर एक एसी ही ले आती मेरे लिए दहेज में। रहने दो, अब ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं। संगीता पूरे दिल से सोनू के सारे काम करती थी और हर पल उसे खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन सोनू उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन जब संगीता सब्जी लेने के लिए बाजार गई तो उसने देखा कि सोनू वहां एक लड़की के साथ बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा था। संगीता चुपके से उनके पीछे आकर छुप गई और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे सोनू? ऐसे मतलब? हम क्या किसी से डरते हैं क्या? मैं तो किसी से नहीं डरती, पर तुम अपनी पत्नी को बता सकोगे हमारे बारे में? हाँ, क्यों नहीं, मैं डरता हूँ क्या उससे? रुको, मैं आज ही उसे सब बता दूंगा और कह दूंगा कि चुपचाप अकेले रहना तो रहे, वरना जहाँ चाहे वहां चली जाए। अच्छा जी। हाँ, पर एक बात बताओ, अगर वो नहीं गई तो तुम्हें तो उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे क्या दिक्कत होगी? हाँ, लेकिन तुम बस मेरे साथ रहोगे, समझे? हाँ हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और वो पड़ी रहेगी किसी कोने में। ये सब सुनकर बेचारी संगीता की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो रोते हुए चुपचाप घर चली आई और कुछ देर बाद सोनू भी घर लौट आया। उसे देखते ही संगीता ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं मुझसे, लेकिन अब बाबा के जाने के बाद मेरे पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। आप कर लो उस लड़की से शादी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस मुझे यहीं रहने दीजिए। संगीता की बात सुनकर सोनू खुश हो गया और फिर ठीक 2 दिन बाद उसने इशिता से शादी कर ली। दरअसल इशिता उसी दुकान के मालिक की बेटी थी जहां सोनू काम करता था। शादी में इशिता अपने साथ काफी सारा सामान लाई थी, जिसमें एक ब्रांड न्यू एसी भी था। एसी देखकर तो सोनू के पांव जमीन पर ही नहीं थे। वो अपने कमरे में अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगा और बेचारी संगीता ने घर की रसोई को ही अपना बसेरा बना लिया। और फिर अगले दिन, सुनो ना, मेरे लिए चाय बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू जान, कितने अच्छे हो तुम। अच्छा सुनो ना, अब तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है, पर उतना अच्छा नहीं आता। पर तुम बनाओ ना खाना। हेलो मिस्टर, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, मुझे नहीं आते ये फालतू के काम। हैं? पर मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मैं ही बनाता हूँ। जो सोनू कभी अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठाता था, वो आज भीषण गर्मी में अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर संगीता हैरान थी, पर वो कुछ नहीं बोली। और ये हाल अब हर रोज का था। इशिता सारा दिन एसी चलाकर आराम से टीवी देखती और सोनू घर के सारे काम करता। बस सोनू को इस बात का संतोष था कि उसे रात में एसी में सोने को मिल जाता था। और फिर एक दिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एसी खराब हो गया। सोनू, एसी खराब हो गया है, जल्दी से ठीक कराओ। बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मेरी सैलरी आते ही करवा दूंगा। अपनी फालतू की इज्जत की खातिर मेरे पापा की दुकान छोड़कर तुमने नई जगह काम किया, लेकिन रहे तुम फिर भी फटीचरी। देखो 2 दिन तो क्या, मैं 2 घंटे भी बिना एसी के नहीं रह सकती, समझे तुम? बस 2 दिन की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। एडजस्ट करे मेरी जूती, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जब एसी ठीक हो जाए तब आकर ले जाना मुझे। वैसे रह तो मैं भी नहीं सकता एसी के बिना। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ।
कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने कोई एसी वाली धर्मशाला नहीं खोल रखी, चुपचाप रहो यहीं और जल्द से जल्द एसी ठीक करवाओ। तो इस तरह इशिता सोनू की बेइज्जती करके चली गई। रात को उसने बिना एसी के सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक ही उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि संगीता हाथ वाले पंखे से उसको लगातार हवा कर रही थी। वो रात भर जागकर उसे पंखे से हवा करती रही, इसीलिए सोनू चैन से सो पाया। और फिर ये क्या कर रही हो? मुझे मालूम है आपको गर्मी में नींद नहीं आती, बस इसीलिए हवा करने चली आई। अरे अगर इतनी चिंता थी तो कूलर ही चला देती। वो तो बहुत पहले ही खराब हो गया था। क्या? तो तुम इतने दिनों तक बिना पंखे और कूलर के रही और मुझसे कुछ कहा तक नहीं, और मैं आराम से एसी में सोता रहा, वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सोनू अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने संगीता के सामने हाथ जोड़े और उससे माफी मांगने लगा। संगीता ने भी उसे माफ कर दिया और फिर उसी शाम वो इशिता के घर में गया। साथ में वो एसी भी था जो उसे दहेज में मिला था। और फिर एसी ठीक हो गया? नहीं, मेरा दिमाग ठीक हो गया। अब तुम अपने पापा के पास ही रहो और लो अपना एसी भी अपने पास रखो। इसकी ना तो अब मुझे जरूरत है और ना ही चाहत।